बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड फॉलोअर्स, डियर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, आप मेरा यूट्यूब चैनल अरफान शहजाद टेक ये वॉच कर रहे हैं और हम ये लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं पीपीएससी और एफपीएससी जॉब टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर साइंस आईटी होगा और आज के इस लेक्चर में हमारा जो मेन टॉपिक है वो पीपीएससी का 2017 का प्रीवियस पेपर है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी लेक्चरार की सीट्स का ऐलान किया है और ये एडवर्टीज़मेंट है। आज चूँकि संडे है, 6 तारीख हो चुकी है सितंबर की और 8 तारीख आखिरी है, लास्ट डेट 8 है। 8 सितंबर 2020 लास्ट डेट है और हर सब्जेक्ट के लिए मुख्तलिफ सीट्स, नंबर ऑफ़ सीट्स का ऑफ़र की गई हैं। और कंप्यूटर साइंस फ़ीमेल के लिए टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 60 हैं और जो मेल के लिए नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो 40 हैं। उनमें से ओपन मेरिट 37 सीट्स हैं और मास्टर्स डिग्री 16 ईयर क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है विद मिनिमम सेकंड डिवीज़न। और फीमेल्स की एज लिमिट 36 ईयर्स और मेल्स के लिए एज लिमिट 33 ईयर है। और इसका सिंगल एमसीक्यूज़ बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें 80% क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और 20% इसमें जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो अक्सर दोस्तों ने तो अप्लाई कर दिया होगा डेफिनेटली, और जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया उनको मैं थोड़ा सा प्रोसेस बताऊंगा और उसके बाद हम पीपीएससी कंप्यूटर साइंस लेक्चरर का 2017 का जो पेपर हुआ था उसकी तरफ, उसको रिव्यू करने की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। जिन्होंने अप्लाई करना है वो सबसे पहले तो चलान फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लें। वेबसाइट, पीपीएससी की वेबसाइट पर ये चलान फॉर्म अवेलेबल है और इसका प्रिंट आउट लेने के बाद आप इसको फिल कर लेंगे। ये जो पहला कॉलम है लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये असल में 3 आपके पास लीफ हैं, 3 परत हैं, तीनों आपने फिल करने हैं। इस पहले वाले सेक्शन में आपने नाम, वालिद का नाम और सीएनआईसी बेशक लिख लें। और ये वाला जो सेक्शन है इसमें जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया जा रहा है उसका नाम और उसका केस नंबर। जैसे यहाँ पर आप देखें कि ये कंप्यूटर साइंस जो मेल की पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस लेक्चरर मेल की पोस्ट, इसका केस नंबर है 37 RB/2020। तो ये आपने यहाँ पर पोस्ट का नाम और केस का नंबर लिखना होता है। और उसके बाद इस सेक्शन में टोटल जो फ़ी पे करनी है वो 600 है, वो आपने लिखनी है। यहाँ पे बॉटम पे नंबर ऑफ रुपीज़ में आप फ़ी लिखेंगे और साथ साइन कर देंगे और ये तीनों परत फिल करके बैंक में जमा करवा देंगे। बैंक वाले आपको एक परत रिटर्न कर देंगे और उसके बाद ये फ़ी जमा करवाने के बाद पीपीएससी की वेबसाइट पे ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको चलान फॉर्म की ये कॉपी, स्कैन्ड कॉपी चाहिए। अगर स्कैनर आपके पास नहीं है या फिर आप स्कैन नहीं करवाना चाहते तो आजकल जो मोबाइल फ़ोन में कैमरा है उसके ज़रिए से आप एक पिक ले सकते हैं। चलान की पिक आपको चाहिए, एक आपके सीएनआईसी की फ्रंट साइड की पिक आपको चाहिए, उसके अलावा आपकी अपनी एक पासपोर्ट साइज़ पिक चाहिए। लेकिन ये आप इसमें केयर करनी है कि पीपीएससी की वेबसाइट 25 KB से ज़्यादा इमेज पिक अलाउ नहीं करते। तो आप इन पिक्स को, इमेजेस को वेब रिसाइज़र एक वेबसाइट है उसके ज़रिए से आप इनको रिसाइज़ कर सकते हैं। और भी बेशुमार ऑनलाइन सॉल्यूशन हैं लेकिन ये एक अच्छा सॉल्यूशन है। तो पीपीएससी अप्लाई कर लें और उसके बाद तकरीबन 1 माह के बाद तकरीबन टेस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। तकरीबन कमो बेश उसमें कुछ दिन ज़्यादा या कम हो सकते हैं। तो अब हम डिस्कस ये करते हैं कि हमने क्या तरीक़ाकार तैयारी के लिए अडॉप्ट करना है, किस तरह से मैं तैयारी आपकी करवाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। तो उसके लिए हम पास्ट पेपर एक देखेंगे, कम अज़ कम जो 2017 में पीपीएससी ने पेपर लिया लेक्चरर का कंप्यूटर साइंस का। तो इस पेपर को देखने का फ़ायदा ये होगा कि हमें आइडिया हो जाएगा पेपर किस तरह का आता है और उसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस पेपर को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसके साथ साथ मैं सैम्पल ऑनलाइन टेस्ट भी आपको
ऑफ़र करूँगा, प्रोवाइड करूँगा, जिनकी मदद से आप प्रैक्टिकली टेस्ट अटैम्प्ट करके, ऑनलाइन टेस्ट अटैम्प्ट करके देखेंगे कि हम कैपेबल हैं या किस हद तक हमारी जो स्किल्स हैं, हमारा नॉलेज है वो इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ। और उसके अलावा डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं जो पीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करेंगे 1 बाय 1, और उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि तमाम जो मज़ामीन हैं, तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको हम इक्वली इम्पोर्टेंस दें और अपने प्रिपरेशन को लेके चलें। तो इसके साथ ही मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक अगर जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो ये मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, इरफान शहजाद टेक। और ख़ास तौर पे सैम्पल ऑनलाइन टेस्ट के लिए, ये वैसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा, लेकिन अगर आप अपने व्हाट्सएप नंबर पे इसका लिंक चाहते हैं वीडियोस का या फिर ख़ास तौर पे सैम्पल ऑनलाइन टेस्ट का, तो आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें अपना नाम, अपना सिटी और जिस यूनिवर्सिटी को आपने लास्ट अटेंड किया है, जहाँ से आपने बीएस किया है या जो भी आपकी हायर क्वालिफ़िकेशन है, तो आपको फिर मैं सैम्पल टेस्ट का लिंक वगैरह और वीडियोस इस नंबर पे भी सेंड कर दिया करूँगा। तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को बाकियों से शेयर करना ना भूलें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट पेपर 2017 कंप्यूटर साइंस के साथ। तो जो पेपर 2017 में पीपीएससी ने लिया, वो ये आपके सामने पेपर में आपको दिखा रहा हूँ। तो पेपर 90 मिनट्स का होता है, 100 इसमें क्वेश्चंस होते हैं, सारे एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं। 2017 में भी 80 नंबर का सब्जेक्ट का पोर्शन था और 20 नंबर का जनरल नॉलेज था। तो ये 7 वैसे ट्रू आंसर्स भी दिए गए हैं, लेकिन हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसकी प्रिपरेशन सब्जेक्ट की, कंप्यूटर साइंस की करने की हम कोशिश करेंगे। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन 2017 में पीपीएससी कंप्यूटर साइंस के पेपर में पूछा गया वो था, विच मॉड्यूल गिव्स कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म स्केजुलर। अब यहाँ पर एक बात आप ये जहन में रखें कि एक तो टाइम हमारे पास पेपर में शॉर्ट होता है, और दूसरा अगर हम उस टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज ना कर सकें, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड ना कर सकें, तो फिर हमारा पेपर अटेम्प्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर ये देखें, विच मॉड्यूल गिव्स कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस। तो प्रोसेस की बात हो रही है। प्रोसेस कौन सा मॉड्यूल है जो कि प्रोसेस को सीपीयू का कंट्रोल देगा। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, डिस्पैचर है, इंटरप्ट है, स्केजुलर है और नन ऑफ द मेंशन्ड। अब इसमें से आम तौर पे जो 4 ऑप्शंस दी गई होती हैं, तकरीबन हर क्वेश्चन में 1-2 ऑप्शंस ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल डायरेक्टली इररेलेवेंट हमें समझ आ जाती हैं। जैसे यहाँ पर इंटरप्ट क्या होता है, एक कोई भी फंक्शनैलिटी, कोई प्रोसेस चल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसको इंटरप्ट कहा जाता है। तो इसका आंसर इंटरप्ट तो नहीं होगा, नन ऑफ द मेंशन्ड भी नहीं होगा। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट आ गया डिस्पैचर और स्केजुलर। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा देखते हैं। विच मॉड्यूल गिव्स कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म स्केजुलर। अब शॉर्ट टर्म स्केजुलर ने एक प्रोसेस को सिलेक्ट किया, अब उसके बाद कौन सा मॉड्यूल है जो कि सीपीयू के साथ कंट्रोल उसका प्रोसेस का उसे प्रोवाइड करेगा। तो शॉर्ट टर्म स्केजुलर ने सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो स्केजुलर ने तो सिलेक्ट किया था, अब कंट्रोल कौन देगा, वो डिस्पैचर देगा। लॉजिकली मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ऑप्शंस, अवेलेबल ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। अगर इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँ तो फिर क्या है, जो स्केजुलर है उसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। एक लॉन्ग टर्म स्केजुलर है, शॉर्ट टर्म स्केजुलर है और एक मिड टर्म स्केजुलर भी आता है। लॉन्ग टर्म स्केजुलर क्या करता है, लॉन्ग टर्म स्केजुलर वो प्रोसेसेस को मेमोरी में लेके आता है जो कि प्रोसेस होने हैं, और उसके बाद वो रेडी क्यू में रेडी प्रोसेस रहते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस सीपीयू को मिलना है वो शॉर्ट टर्म स्केजुलर उसको सिलेक्ट कर लेता है। शॉर्ट टर्म स्केजुलर प्रोसेस सिलेक्ट कर लेता है,
जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है, सिलेक्टेड बाय शॉर्ट टर्म स्केजुलर। और डिस्पैचर वो मॉड्यूल है जो कि कंट्रोल सीपीयू को प्रोवाइड करता है। डिस्पैचर के क्या क्या काम होते हैं? डिस्पैचर जो प्रीवियसली प्रोसेस सीपीयू के साथ वर्क कर रहा था, उस प्रोसेस को उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो सेव करता है और कॉन्टेक्स्ट स्विच करवाता है, पुराने प्रोसेस को वापस मेमोरी में लेके जाता है, किसी स्पेसिफिक क्यू में शिफ्ट करवाता है, और करंट प्रोसेस जो कि शॉर्ट टर्म स्केजुलर ने सेलेक्ट किया है वो सीपीयू को असाइन करवाता है, और इसको हम कॉन्टेक्स्ट स्विच कहते हैं। तो आंसर तो इसका हो गया डिस्पैचर। ठीक है जी। अब डिटेल्स थोड़ी सी देख लें। द लॉन्ग टर्म स्केजुलर और जॉब स्केजुलर सिलेक्ट्स प्रोसेसेस एंड लोड्स देम इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म स्केजुलर प्रोसेसेस को सिलेक्ट करता है और मेमोरी में लेके आता है एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है। और फर्दर आपको बता दूं कि ये रेडी क्यू में जाते हैं, रेडी स्टेट में होते हैं। और उसके बाद द शॉर्ट टर्म स्केजुलर जो है सीपीयू स्केजुलर कहलाता है। ये उन तमाम प्रोसेसेस में से स्पेसिफिक प्रोसेस सेलेक्ट करता है और जो कि रेडी क्यू में एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी होते हैं। सिलेक्ट हो गया और उसके बाद डिस्पैचर डिस्पैच करता है, कॉन्टेक्स्ट स्विच करवाता है, स्वैप आउट प्रीवियस प्रोसेस को स्वैप आउट करवाता है, एंड स्वैप इन करंट प्रोसेस, और जो करंट प्रोसेस जो सीपीयू के साथ वर्क जिसने करना है उसको स्वैप इन करवाता है, सीपीयू के साथ ज्वाइन करवा देता है। ठीक है जी। अब इसमें मजीद आपको ये बता दूं कि हमारे जो प्रोसेसेस हैं वो उनकी 5 स्टेट्स होती हैं। एक नया प्रोसेस है जो कि लॉन्ग टर्म स्केजुलर से सिलेक्ट करता है और रेडी स्टेट में ले आता है, एडमिट होता है, नया प्रोसेस रेडी स्टेट में आ जाता है। फिर रेडी स्टेट से जो शॉर्ट टर्म स्केजुलर है उसको सिलेक्ट करता है और डिस्पैचर उसको रनिंग स्टेट में ले जाता है, मतलब सीपीयू के साथ अब उसकी वर्किंग शुरू हो गई, प्रोसेसिंग शुरू हो गई। अगर तो प्रोसेस मुकम्मल हो गया तो वो एग्जिट कर जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर कोई इंटरप्ट आ गया तो वापस वो रेडी क्यू में चला जाएगा। ठीक है। अगर उसे कोई आईओ इनपुट आउटपुट के लिए इनपुट आउटपुट चाहिए तो वो उस इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए वेटिंग स्टेट में जाएगा और आफ्टर इनपुट आउटपुट वो वापस रेडी में चला जाएगा। तो ये 5 स्टेट्स हैं। तो अब यहाँ पर पहले हम सिर्फ 2017 का पेपर डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक्स बनते हैं ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको हम लेटर ऑन सबको डिस्कस करेंगे। मतलब हम स्केजुलर को देखेंगे, स्केजुलर की जो टाइप्स हैं उनको देखेंगे, डिस्पैचर को देखेंगे, उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी एक दफ़ा मैं पेपर आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद हम टॉपिक्स की डेप्थ में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद है क्वेश्चन 2। The processes that are residing in main memory and are ready and waiting to execute are kept on a list called। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है जी? मेन मेमोरी में प्रोसेसेस रेडी हैं और वेट कर रहे हैं एग्जीक्यूशन का, वो किस लिस्ट में होंगे, वो किस लिस्ट में रखे गए होंगे? अब यहाँ पर कुछ लिस्टें दी गई होंगी, जॉब क्यू है, रेडी क्यू है, एग्जीक्यूशन क्यू है और प्रोसेस क्यू है। अच्छा, असल में ये जो जॉब क्यू है, जितने भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए आते हैं ये पहले जॉब क्यू में आते हैं। उसके बाद रेडी क्यू वो वाली क्यू है जहां पर रेडी प्रोसेस पड़े हुए हैं, वो किसी भी वक्त सीपीयू के को असाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन से भी हमें समझ आ रही है, रिजाइडिंग इन मेन मेमोरी एंड रेडी एंड आर रेडी, और वो रेडी हैं, मतलब ये जो रेडी हैं वो रेडी क्यू में पड़े होंगे। ठीक है। और बाय द वे आपको ये बता दूं कि एग्जीक्यूशन क्यू और प्रोसेस क्यू एग्जिस्ट करती ही नहीं है। क्यूज कौन कौन सी हैं? जॉब क्यू है, रेडी क्यू है और एक डिवाइस क्यू होती है। ठीक है जी। तो ये इसका जो आंसर है वो क्या होगा? रेडी क्यू। बी पार्ट। पहला जॉब क्यू था, दूसरा रेडी क्यू इसका आंसर है। The processes that are residing in main memory and are ready and waiting to execute are kept on a list called the ready queue। और अदर क्यूज कौन कौन सी हैं? जॉब क्यू होती है और डिवाइस क्यू होती है। तो ये क्यू डायग्राम है। ठीक है जी। जॉब क्यू पहले कहीं पे होगी इस डायग्राम से पहले, और यहाँ से जॉब क्यू से प्रोसेस जाएंगे रेडी क्यू में,
और रेडी क्यू से फिर सिलेक्ट होगा प्रोसेस तो सीपीयू को असाइन हो जाएगा। अब सीपीयू या तो उसको मुकम्मल करके तो टर्मिनेट करवा देगा, या फिर आईओ की रिक्वेस्ट आ सकती है, या फिर टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड। मुख्तलिफ स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स हैं, राउंड रोबिन में टाइम स्लाइस वर्क कर रहा होता है। टाइम स्लाइस एक्सपायर हो तब भी सीपीयू से वो प्रोसेस स्वैप आउट हो जाता है। अगर उसने कोई पेरेंट प्रोसेस ने कोई चाइल्ड प्रोसेस इनिशिएट करना है तब भी वो स्वैप आउट होता है। अगर उसमें कोई इंटरप्ट आता है तब भी स्वैप आउट होता है। और फिर वापस वो अपने जो भी उसका प्रॉब्लम आया था, आईओ के लिए आया था या टाइम स्लाइस फिनिश हुआ था, जो भी रीजन बनी थी, वापस वो फिर रेडी क्यू में जाएगा। तो ये बहरहाल 3 क्यूज हैं, जॉब क्यू है, रेडी क्यू है और डिवाइस क्यू। डिवाइस क्यू इनपुट आउटपुट जब परफॉर्म करता है कोई भी प्रोसेस तो वो डिवाइस क्यू में चला जाता है। तो ये 3 क्यूज हैं, बहरहाल इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, रेडी क्यू। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, अब थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता जा रहा हूँ क्वेश्चंस किस तरह से आपने अंडरस्टैंड करने हैं। तो इनके जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो हम इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने के बाद हम ये 4-5 लेक्चर्स में पूरा पेपर डिस्कस हो जाएगा। आज तो डेफिनेटली हम मुकम्मल पेपर डिस्कस नहीं कर सकते, तो कोई 10-15 क्वेश्चन आज देखेंगे, फिर 15-15, 20-20 क्वेश्चन करके डिस्कस कर लेंगे और 4-5 लेक्चर्स में ये पेपर डिस्कस हो जाएगा। और उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज इसकी प्रिपरेशन की तरफ इंशाल्लाह ताला मूव करेंगे। Question number 3. The interval from the time of submission of a process to the time of completion is termed as। तो प्रोसेस सबमिट हुआ और उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई, कौन सी टर्म है? वेटिंग टाइम तो नहीं होगी, टर्न अराउंड टाइम है, रिस्पॉन्स टाइम भी नहीं होगा, थ्रूपुट भी नहीं होगा। थ्रूपुट क्या होता है? एक यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हुए। रिस्पॉन्स टाइम क्या है? पहला रिस्पॉन्स जब मिलता है किसी प्रोसेस को, वो रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है जी। वेटिंग टाइम, इसका आंसर है टर्न अराउंड टाइम। ठीक है जी। जब प्रोसेस सबमिट होता है एग्जीक्यूशन के लिए और उसकी कंप्लीशन तक जो टाइम लगता है वो टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। ठीक है जी। बी इसका आंसर होगा, टर्न अराउंड टाइम। और टर्न अराउंड टाइम होता क्या है? द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ अ प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज द टर्न अराउंड टाइम। थोड़ा सा डिटेल में अगर जाएं तो टर्न अराउंड टाइम में कुछ वेटिंग भी इन्वॉल्व है। वेटिंग टू गेट इनटू मेमोरी, जब कोई प्रोसेस जॉब क्यू में आता है वहां पे उसको वेट करना पड़ता है। फिर उसके बाद वेटिंग इन द रेडी क्यू में वेट करना पड़ता है। फिर एग्जीक्यूशन का जो टाइम है और आईओ इनपुट आउटपुट का जो टाइम है, इन सब टाइम को जब मिलाएंगे तो ये मिला के टर्न अराउंड टाइम बनता है। चलें, क्वेश्चन नंबर 4। विच स्केजुलिंग एल्गोरिथम एलोकेट्स द सीपीयू फर्स्ट टू द प्रोसेसेस दैट रिक्वेस्ट द सीपीयू फर्स्ट। स्केजुलिंग एल्गोरिथम वो कौन सा है जो कि पहले रिक्वेस्ट करने वाले प्रोसेस को पहले सीपीयू असाइन करता है? तो कुछ यहाँ पे एल्गोरिथम गिवन है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड स्केजुलिंग, FCFS, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, SJF, प्रायोरिटी स्केजुलिंग और नन ऑफ द अबव मेंशन्ड। तो इसके नाम से जाहिर है जो पहले प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा उसको सीपीयू पहले मिलेगा, वो क्या है? FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आइए पहले पाइए। ठीक है जी। आंसर इसका ए होगा। सिंपली नेम सजेस्ट दैट द जॉब कम्स फर्स्ट सर्व्स फर्स्ट, FCFS। ठीक है जी। उसके बाद अब इसमें मैंने सिर्फ आपको आंसर जस्टिफाई कर दिया। तो जो बाकी एल्गोरिदम्स हैं, SJF है या प्रायोरिटी स्केजुलिंग है या राउंड रोबिन है या इसके अलावा और भी जो स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स हैं, उनको हम फर्दर जब हम सब्जेक्ट पे जाएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हमें ये सेम क्वेश्चन शायद पेपर में ना आए, लेकिन स्केजुलिंग एल्गोरिदम से रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इन प्रायोरिटी स्केजुलिंग एल्गोरिदम, अब कुछ इसमें टर्म्स दी होंगी, स्टेटमेंट्स। सीपीयू इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद हाईएस्ट प्रायोरिटी। स्केजुलिंग एल्गोरिदम कौन सा है? प्रायोरिटी एल्गोरिदम। तो कह रहे हैं जी प्रायोरिटी एल्गोरिदम में सीपीयू को एलोकेट किया जाता है प्रोसेस जिसकी प्रायोरिटी हाई हो। एलोकेटेड टू द प्रोसेस विद लोएस्ट प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी वाला। इक्वल प्रायोरिटी प्रोसेस कैन नॉट बी स्केड्यूल्ड, नन ऑफ द मेंशन्ड। नन ऑफ द मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ डाउट हो सकता है। तो दो असल कंपैरिजन इन दो स्टेटमेंट्स में है कि सीपीयू को प्रोसेस कौन सा असाइन होगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला या लोएस्ट।
तो बड़ी सिंपल सी बात है, दुनियादारी वाली बात है, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो CPU को असाइन हो जाएगा। ठीक है जी, लोएस्ट प्रायोरिटी वाला असाइन नहीं होगा। ठीक है, अब इक्वल प्रायोरिटी ये आपको मैं वैसे बता दूं, अगर कोई दो प्रोसेसेस की प्रायोरिटी इक्वल आ गई, उसमें फर्दर एल्गोरिदम FCFS अप्लाई हो सकता है। वो हर एक एल्गोरिदम के अपने इंटरनल कुछ एक्सेप्शनल केसेस के डिसीजंस होते हैं। तो अगर कुछ प्रायोरिटी प्रोसेसेस की प्रायोरिटी इक्वल है तो वो फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पर एडजस्ट हो जाते हैं। बहरहाल इसका आंसर क्या है जी, ए। विद हाईएस्ट प्रायोरिटी जो प्रोसेसेस होंगे वो CPU को अलॉट एलोकेट हो जाएंगे। ठीक है जी, इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट हायर प्रायोरिटी प्रोसेस विल गेट CPU। चलें, नोट दैट स्केजुलिंग इज डिस्कस्ड इन टर्म ऑफ हाई प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी। तो आमतौर पे 0 से 7 या फिर 0 से 4095 कोई नंबर्स असाइन किए जाते हैं प्रायोरिटी के लिए। तो जिसका नंबर ज्यादा होगा, हाई प्रायोरिटी होगी, वो CPU को असाइन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, in priority scheduling algorithm, when a process arrives at the ready queue, its priority is compared with the priority of all processes, currently running processes, parent processes, init processes। तो इनको हम वन बाय वन देखते हैं। देखें एक्चुअल सिनेरियो क्या है। CPU है, CPU किसी एक प्रोसेस के ऊपर वर्क कर रहा है। ठीक है जी, जिसे हम कहते हैं करंटली रनिंग प्रोसेस। तो एक नया प्रोसेस आया है रेडी क्यू में। ठीक है, अब वो जो नया प्रोसेस आया है, एक प्रोसेस CPU जिस पे वर्क कर रहा है वो है, एक नया प्रोसेस आ गया है। अब सारे प्रोसेसेस के साथ इसको कंपेयर करने का तुक बनता ही नहीं है। जिस पे CPU काम कर रहा है, CPU जिसके ऊपर समझ लें कि नवाजिश कर रहा है, तो उसी के साथ कंपेयर करेंगे ना इसे। अगर इसकी प्रायोरिटी जो नया एडमिट हुआ है इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी तो CPU क्या करेगा, इसको डिस्कार्ड कर देगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा, ये स्वैप आउट हो जाएगा और ये वाला स्वैप इन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कोई पर्सन ऑफिस में बैठा हो, वर्क कर रहा हो और उसका बड़ा खास कोई दोस्त आ जाए, कोई रिलेटिव आ जाए, तो वो क्या करेगा, अगर किसी के साथ उसकी डीलिंग चल रही है, कोई मामला चल रहा है, तो वो उसको माइट बी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी, वो इसको डिस्कार्ड करेगा और नए पर्सन को वो डील कर लेगा। तो तमाम प्रोसेसेस के साथ इसका कंपैरिजन नहीं होगा। ठीक है, करंटली रनिंग प्रोसेस के साथ कंपैरिजन होगा। अब दो ऑप्शन और हैं, पेरेंट प्रोसेस, ये दो ऑप्शन उन्होंने वैसे ही दे दी हैं। पेरेंट प्रोसेस वो होता है जिसके कोई चाइल्ड प्रोसेसेस भी हों। प्रीवियस एक स्लाइड में मैंने आपको डायग्राम में दिखाई है जहाँ पे पेरेंट प्रोसेस और चाइल्ड की डिस्कशन थोड़ी सी डायग्राम में थी। इनिट प्रोसेस, ये इनिट प्रोसेस ऐसा प्रोसेस, इसे हम इनिशियल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और ये तमाम प्रोसेसेस का पेरेंट कह लें कि होता है। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस लेटर ऑन करेंगे इंशाल्लाह। तो इसका आंसर बहरहाल क्या है जी, करंटली प्रोसेस के साथ कंपेयर करेगा। न्यूली अराइव्ड प्रोसेस विल बी कंपेयर्ड विद द करंटली रनिंग प्रोसेस। नो लॉजिकल रीजन एग्जिस्ट टू कंपेयर विद ऑल प्रोसेसेस और इनिट प्रोसेस और इवन पेरेंट प्रोसेस। इनिट क्या है जी, पेरेंट ऑफ ऑल प्रोसेसेस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी, विच एल्गोरिदम इज डिफाइंड इन टाइम क्वांटम। तो टाइम क्वांटम राउंड रोबिन एक ऐसा हमारे पास एल्गोरिदम है जिसमें टाइम क्वांटम चल रहा होता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में नहीं होता, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में नहीं होता, मल्टी लेवल क्यू में नहीं होता, राउंड रोबिन में होता है। ठीक है, तो चूंकि टाइम हमारा अभी से ही काफी हो गया है तो मैं इसको जरा वाइंड अप करना चाह रहा हूँ। 10-15 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। राउंड रॉबिन इज अ scheduling algorithm in which टाइम क्वांटम, टाइम स्लॉट, टाइम स्लाइस, टाइम पीरियड भी कहते हैं, वो यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इन मल्टी लेवल फीडबैक scheduling algorithm a process can move to a different classified ready queue. Classification of ready queue is permanent. Processes are not classified into groups. None of the mentioned. अब ये देखिए क्वेश्चन क्या है, मल्टी लेवल फीडबैक scheduling algorithm। पहली बात तो यह कि ये मल्टी लेवल फीडबैक स्केजुलिंग एल्गोरिथम है। तो मल्टी लेवल में अगर लेवल क्लासिफिकेशन नहीं होगी तो और क्या होगा, नॉन ऑफ द मेंशन्ड भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो कहा गया प्रोसेस आर नॉट क्लासिफाइड, अगर क्लासिफिकेशन ही नहीं है, ठीक है जी, ग्रुप्स नहीं है, तो फिर वो मल्टी लेवल कैसे हो गई। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रेडी क्यू इज परमानेंट, तो परमानेंट नहीं होती, वो चेंज भी होती है। पीछे क्या बचा, a process can move to a different classified ready queue depends on priority,
समटाइम प्रायोरिटी किसी प्रोसेस की बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो वो जिस भी बेस पे क्लासिफिकेशंस की गई हैं, प्रोसेस मल्टीपल डिफरेंट, वो क्यूज में मूव कर सकता है। तो आंसर इसका हो गया ए, मल्टी लेवल लॉजिकली मीन्स क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी स्केड्यूल्ड बाय द कर्नल। तो हमारे पास दो तरह के थ्रेड्स होते हैं, कर्नल होते हैं, यूजर थ्रेड्स होते हैं। तो कर्नल लेवल थ्रेड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी स्केड्यूल्ड बाय द कर्नल। तो कर्नल किसको स्केड्यूल नहीं करेगा? तो कर्नल लेवल थ्रेड्स इसका आंसर नहीं है, यूजर लेवल थ्रेड्स इसका आंसर है, प्रोसेस नहीं है, और नन ऑफ द अबव। ये बिल्कुल एक्स्ट्रा से हैं, कंपैरिजन सिर्फ इन दो का है। तो यूजर लेवल थ्रेड्स को कर्नल स्केड्यूल नहीं करता। ठीक है जी, आंसर क्या है? बी। तो यूजर लेवल थ्रेड्स आर मैनेज्ड बाय थ्रेड लाइब्रेरी एंड द कर्नल इज अनअवेयर ऑफ देम। तो कर्नल यूजर लेवल थ्रेड्स को स्केड्यूल नहीं करता। ठीक है जी, ये इसका आंसर हो गया। 9th क्वेश्चन था। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, अ प्रोसेस रेफर्स टू 5 पेजेस ए बी सी डी ई इन द ऑर्डर। अब ए बी सी डी, ए बी ई, ए बी सी डी ई, इस ऑर्डर में पेजेस रिक्वेस्ट होंगे। If the page replacement algorithm is FIFO first in first out, the number of page transfer with an empty internal store of 3 frame is। यहाँ पे हमने असल में पेज ट्रांसफर फाइंड आउट करना है, जिसको पेज फॉल्ट भी कहा जाता है। ठीक है जी, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है नंबर ऑफ फ्रेम। तो 3 फ्रेम हमारे पास यहाँ पे यूज होंगे, और पेज ट्रांसफर या पेज फॉल्ट हमने इसमें फाइंड आउट करना है। तो ये नंबर्स दे दिए 8, 10, 9 और 7, और जो हमारे पास एल्गोरिदम है वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसको मैं थोड़ा सा बता दूं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एक हम क्यू के, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का एक मैंने आपको जिफ दिखा दी है कि जो पर्सन पहले आएगा या जो प्रोसेस पहले आएगा वो पहले आउट कर जाएगा। तो अब इसको हम इसका आंसर तो सी है, लेकिन हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं एक पूरी इस एग्जाम्पल को डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, तब इसका आंसर समझ आएगा। कि पहले ये देख लें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू कुछ इस तरह से ये वर्क कर रही होती है, जो पहले प्रोसेस आता है वो पहले निकल जाता है। तो ये देखें, ये हमारे पास सीक्वेंस है पेजेस का, और इसमें हमें यूज करना पड़ेगी क्यू, और क्यू का ये इन है, ये आउट है। इसको जरा साथ साथ समझ लीजिएगा। जब पहला पेज रिक्वेस्ट होगा, पहला पेज रीड हुआ, पहले पेज की रिक्वेस्ट हुई, तो पेज ट्रांसफर 1 हो गया, पेज ट्रांसफर काउंट 1 हो गया। पेज बी रीड हुआ तो पेज ट्रांसफर काउंट 2 हो गया। और जब थर्ड पेज रीड हुआ सी, तो पेज ट्रांसफर या पेज फॉल्ट 3 हो गया। ठीक है जी, उसके बाद डी जब रीड होगा 4 हो गया, ए रीड होगा 5 हो गया, बी रीड होगा 6, ई रीड हुआ 7। अभी तक यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। जब इससे नेक्स्ट हम रीड करेंगे पेज ए, तो यहाँ पर मैं आपको बताना ये मुनासिब समझूंगा कि हमें अपने फ्रेम में जो अवेलेबल पेजेस हैं उनको देखना होता है, कंपेयर करना होता है कि अब नेक्स्ट पेज रिक्वेस्ट किया जा रहा है ए। अगर तो ए पहले से फ्रेम में, क्यू में, मेमोरी में मौजूद है, तो हमारा फिर पेज ट्रांसफर काउंट इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, ए हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो पेज रीड हुआ ए, लेकिन ए पहले क्यू में मौजूद था। ये मैंने रेड कलर जो पेज रीड हो रहे हैं उनको असाइन किया हुआ है। तो ये देखिए, ए रीड हो गया, लेकिन हमारा पेज ट्रांसफर काउंट इंक्रीज नहीं हुआ। उसके बाद बी रीड हुआ, बी भी हमारे पास ये देखें ये मौजूद है इस क्यू में। ठीक है, ए भी मौजूद था, बी भी मौजूद है। जब बी रीड होगा तो तब भी हमारा पेज ट्रांसफर काउंट इंक्रीज नहीं होगा। उसके बाद सी रीड होगा, सी क्यू में मौजूद नहीं है, तो पेज ट्रांसफर हमारा इंक्रीज कर जाएगा। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मैं समझ रहा हूँ कि टॉप से ये इंसर्ट हो रहे हैं, इन हो रहा है, और बॉटम से ये आउट हो रहा है, तो फ्रेम साइज 3 है। ठीक है जी, सी रीड हुआ तो जो सबसे पुराना, जो सबसे पहले पेज आया था वो एग्जिट कर गया। उसके बाद डी रीड हुआ, डी नहीं है, डी इस क्यू में नहीं था, तो पेज हमारा ट्रांसफर काउंट बढ़ जाएगा, 9 हो जाएगा। ई रीड करना है तो ई पहले से मौजूद है। ठीक है, तो पेज काउंट हमारा पेज ट्रांसफर काउंट नहीं बढ़ेगा, तो डी सी ई। तो ये हमारे 9 के 9 पेजेस हमने रीड कर लिए। ठीक है,
और जो हमारा पेज ट्रांसफ़र काउंट है वो 9 है। सो दैट जो ऑप्शन है इसकी सही वो मैंने आपको पहले ही बता दी कि इसकी ऑप्शन जो 4 अवेलेबल ऑप्शन थी हमारे पास कौन कौन सी थी, ऑप्शंस अवेलेबल 8, 10, 9 एंड 7, तो इसका आंसर 9 आएगा। तो वो मैंने आपको पूरी एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दिया। बहरहाल ये भी थोड़ा सा यूँ कह लें कि जल्दी में हमने इसको एक्सप्लेन किया है। फर्दर हम इस पेपर को डिस्कस करने के बाद डिटेल में टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, वहाँ पर हम इसको ज़्यादा बेटर वे में अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है अ मेमोरी पेज कंटेनिंग अ हैवीली यूज्ड वेरिएबल। ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। अ मेमोरी पेज कंटेनिंग अ हैवीली यूज्ड वेरिएबल, उसमें कोई ऐसा वेरिएबल है जो कि हैवीली यूज्ड बार बार यूज होगा, दैट वाज इनिशियलाइज्ड वेरी अर्ली, जो कि बहुत प्रोग्राम के प्रोसेस के स्टार्ट पे ही इनिशियलाइज हो गया था, एंड इज इन कांस्टेंट यूज, और वो कॉन्स्टेंटली यूज हो रहा है। ठीक है, अब वो पेज रिमूव हो गया है। ठीक है जी, रिमूव हो गया पेज। ठीक है, देन द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यूज्ड इज LRU लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम, LFU लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एल्गोरिदम, FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज तो इसका आंसर नहीं है, इन तीन में कंपैरिजन है। ठीक है जी, लीस्ट रिसेंटली यूज कौन सा है, जो लंबे अरसे से यूज ना हुआ हो। ठीक है, तो यहां पर हमें पता चल रहा है हैवीली यूज्ड वेरिएबल है और वो कॉन्स्टेंटली यूज हो रहा है, मतलब ये कि LRU नहीं होगा। फिर लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज, जो बहुत कम यूज हुआ हो, जिसकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यूजेज फ्रीक्वेंसी वो कम हो, तो ये तो हैवीली यूज्ड है, तो लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड भी नहीं होगा। FIFO है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो सॉरी ये है कैसे, हैवीली यूज्ड भी है, कॉन्स्टेंटली यूज हो भी रहा है। ठीक है, और रिमूव क्यों हो गया, चूंकि वो पहले आया था और कोई पेज रिक्वेस्ट आई, पेज कोई रिक्वायर्ड था प्रोसेस को, तो वो चूंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो उसको रिमूव करना पड़ा। अगर ये LRU होता तो तब भी ये रिमूव ना होता। क्यों, क्योंकि ये तो बार बार यूज हो रहा है कॉन्स्टेंटली, और अगर ये LFU होता तो फिर भी ये हैवीली यूज्ड है तब भी रिमूव ना होता। रिमूव क्यों हुआ, क्योंकि ये FIFO यहाँ पे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यूज किया गया है। तो ये इसका आंसर सी है। तो यहाँ पर बता दिया, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड LRU नॉट बीन यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड द पेज विद द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी कैन काउंट बी रिप्लेस्ड। तो जो LFU है उसमें स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी पेज रिप्लेस होता है, और जो LRU है उसमें नॉट बीन यूज फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो काफ़ी अरसे से यूज ना हुआ वो रिप्लेस होता है। ये तो सूटेबल नहीं है। ठीक है जी, जैसा कि स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है, मेमोरी पेज कंटेनिंग अ हैवीली यूज्ड वेरिएबल है वो, और जो कि इनिशियलाइज्ड वेरी अर्ली, बहुत पहले इनिशियलाइज भी हो गया था और कॉन्स्टेंटली यूज भी हो रहा है, वो रिमूव हुआ है। तो इट मीन्स के FIFO एल्गोरिदम यूज किया गया है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, यूजर्स डैश दैट देयर प्रोसेसेस आर रनिंग ऑन अ पेज्ड सिस्टम, यूजर्स आर अवेयर, आर अनअवेयर, आर इन्फॉर्म्ड, नन ऑफ दीज। तो यूजर्स को तो फ्रैंकली स्पीकिंग ये नहीं सम टाइम पता होता कि OS कौन सा चल रहा है, तो उनको ये कहाँ से पता होगा, या ये कहाँ से बताया जाएगा कि जी पेज सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो यूजर्स आर अनअवेयर, बी ऑप्शन, यूजर्स माइट नॉट नो दैट अबाउट द OS। तो यूजर्स आमतौर पे अवेयर नहीं होते कि पेज सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 13, द एम ऑफ क्रिएटिंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम इज टू रिप्लेस पेज फास्टर, increase the page fault rate, decrease the page fault rate, to allocate multiple pages to process। अच्छा, increase the page fault rate, ये तो इसका पर्पस नहीं हो सकता। रिप्लेस पेज फास्टर, रिप्लेस हम क्यों करेंगे, क्या उसकी रीज़न है, ये आंसर भी डाउटफुल है। टू एलोकेट मल्टीपल पेजेस टू प्रोसेस, क्यों हम एक प्रोसेस को मल्टीपल पेजेस एलोकेट करेंगे, इसका जो सही आंसर है वह डिक्रीज द पेज फॉल्ट रेट। ठीक है जी, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को हम इसलिए यूज करते हैं, डिफरेंट जो एल्गोरिदम्स हैं हमारे पास, LRU है, LFU है, MFU है, उसके अलावा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, ये डिफरेंट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम हम इसलिए यूज करते हैं ताकि पेज फॉल्ट रेट को डिक्रीज किया जा सके। आंसर है इसका सी ऑप्शन। ठीक है जी, तो
उसके बाद है FIFO पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम एसोसिएट्स विद ईच पेज द टाइम इट वाज ब्रॉट इनटू मेमोरी, साइज ऑफ द पेज इन मेमोरी, पेज आफ्टर एंड बिफोर इट, ऑल ऑफ दीज। अच्छा, साइज का तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है, ठीक है जी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टाइम से इसका कोई ना कोई रिलेशन बनता है, टाइम इट वाज ब्रॉट इनटू मेमोरी, ठीक है जी। और ऑल ऑफ दीज भी नहीं है। ये कोई सोच सकता है कि पेज आफ्टर एंड बिफोर इट, इसके बारे में डिस्कशन हो सकती है कि जी पेज आफ्टर एंड बिफोर इट, तो आपको पता है पेजेस तो रिपीट कर जाते हैं, तो इट मीन्स कि यही ऑप्शन हमारी बनेगी आंसर में, टाइम इट वाज ब्रॉट इनटू मेमोरी। साइज का कॉन्सेप्ट इसके साथ कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर है ए, ठीक है जी। A FIFO replacement algorithm associates with each page the time when that page was brought into memory, ठीक है जी। It is not strictly necessary to record the time when a page is brought in. We can create a first in first out queue. तो या तो टाइम इसके साथ एसोसिएट किया जाता है, ठीक है जी, या फिर हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू यूज कर सकते हैं टू होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ पेजेस कमिंग इनटू मेमोरी, आप कह लें। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम इज। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम ये बड़ा आइडियल सा ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है। इसमें क्या होता है, रिप्लेस द पेज दैट हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, रिप्लेस द पेज दैट हैज बीन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, नन ऑफ दीज। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट का जो रिलेशन है वो है विल के साथ, विल नॉट के साथ, जो कि फ्यूचर में कभी यूज नहीं होगा लंबे अरसे तक, ठीक है। ये है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। हालांकि इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है, इसमें टेक्निकल रीजन है, हमें क्या पता कौन सा जो पेज है वो लंबे अरसे तक यूज होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है जी, इसका आंसर है सी। तो बहरहाल ये आज हम इसको यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं, चूँकि अभी भी 37 मिनट्स हो चुके हुए हैं, तो ये इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर्स में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो एंड पे फिर मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ आप इन टच रहें, मतलब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि PPSC के इस पेपर को डिस्कस करने के बाद सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन को स्टार्ट किया जाए। और ख़ास तौर पे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, वो डेफिनेटली उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप बाकी मटेरियल भी आप फॉलो करें, बुक्स भी आप यूज़ करें, उनको भी आप पढ़ें जो बाज़ार में अवेलेबल हैं। कई पब्लिशर्स ने बुक्स छापी हुई हैं लेक्चरार की तैयारी के लिए, उनको भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियोस भी लाजमी कंसल्ट करें ताकि आपकी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। टेक योर बेस्ट केयर, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसी पेपर को कंटिन्यू करेंगे और पेपर मुकम्मल करने के बाद फिर हम सब्जेक्ट वाइज डिटेल में जाएंगे, और साथ ही साथ मैं आपको सैम्पल टेस्ट और ये 2017 वाला पेपर भी ऑनलाइन टेस्ट ये मैं आपको बना के सेंड करूँगा। अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।